फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर हस्ती स्वरा भास्कर इस वक्त हमारे साथ हैं। फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों अलग अलग वजहों से काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन स्वरा की पहचान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर भी पूरे देश में है। तो हम स्वरा से बात करते हैं। स्वरा, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन इन दिनों क्या हाल है फिल्म इंडस्ट्री का? मैं आपसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इन दिनों इंडस्ट्री बेचारी थोड़ी पिटी हुई अवस्था में है। वो किसी शख्स जिसको बहुत सारी लातें और गालियाँ और पिटाई जब पड़ जाती है तो उसके बाद जो हाल होता है, मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री का वो हाल है। एक दिन मैं एक मीडिया में पढ़ रही थी, किसी न्यूज़पेपर में, जिसमें था कि सितारे ज़मीं पर आ गए हैं और उनके नशे उतारने की कोशिश हो रही है। जब इस तरह की हेडलाइंस बनती है तो आप लोगों को कैसा लगता है? मतलब मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने से, और ख़ास करके जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन भी चल रहा है तो हमारी शूटिंग बंद है, तो मुझे लगता है कि जनता और आवाम को एंटरटेन करने का काम न्यूज़ मीडिया ने करना शुरू कर दिया है। और वैसे कहानियाँ गढ़ना और कभी कभी अजीब अजीब सी कहानियाँ रचना इंडस्ट्री वालों का काम होता है, हमारे स्क्रीन राइटर्स का काम है, वो काम अब एंकर्स कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में जिस तरीके से हमने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें ग्लैमर का अभाव है बहुत नहीं। मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ कल्पना है और ग्लैमर है, बस इतना ही है। क्योंकि कई सारी बातें हमारी इंडस्ट्री के बारे में हुई हैं जिसमें से मैं कहूँगी कि 90% जो था, जिस किस्म की बातें हमें सुनने को मिली वो एक्चुअली झूठ है, वो एक कल्पना है। वो सबसे बुरी चीज़ जो आप किसी के बारे में सोच सकते हैं या किसी समुदाय के बारे में सोच सकते हैं, किसी समूह के बारे में सोच सकते हैं, वो सब है। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स सुशांत की सुसाइड के बाद और उनकी मौत के बाद एक बहुत दुखद घटना थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जिस तरीके से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चला और एक तरीके से जो अजीब से एक भीड़ की राजनीति शुरू हो गई कि मतलब अब फांसी पे लगा दो लोगों को और मर्डर है ये, जबकि कोई सबूत ना उस वक्त कोई सबूत ऐसा संकेत कर रहा था कि ये मर्डर है। और अब तो 3 महीने के बाद सब पता चल ही गया। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने ये कह दिया, एम्स के डॉक्टर्स ने कह दिया है, नारकोटिक्स ब्यूरो ने कह दिया है, ईडी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो मतलब मुंबई पुलिस सच ही कह रही थी। लेकिन जनता के मन में ये बिठाने में कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कामयाब हो गई जी कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बजाय ड्रग इंडस्ट्री की तरह से देखा जाए। बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि दुखद है। और मुझे क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में। गालिब साहब का शेर आता है कि बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। तो मुझे लग रहा है फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि निजी रूप पे लोग कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स का सेवन करते हों या गांजा या चरस, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, एक तो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना बेवकूफ़ी है जब लोग ऐसी लूज टर्म्स में बात करते हैं कि 99% इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि 100% क्या है? क्या हम सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्टर्स की भी बात करें? क्योंकि इंडस्ट्री में लाखों लोग हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, जो फिल्मों के बनने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे रोजी रोटी चलती है, जैसे लाइट मैन हो, लाइट की टीम हो, कैमरा की टीम हो, जो आर्ट डिपार्टमेंट है, जो लेबरर्स हैं, जो स्पॉट की टीम है, हमारी कॉस्ट्यूम्स की टीम है, जो सेटिंग के लोग हैं। उसके बाद हम क्रिएटिव उसमें आते हैं कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो स्क्रीन राइटर्स हैं, तो क्या हम सब बैठ के फूंक रहे हैं? तो अगर हम सब फूंक रहे हैं तो फिर शूट कौन करेगा? तो बेसिक लॉजिक का इस्तेमाल होना चाहिए। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी, याद दिलाना चाहूँगी इस देश को कि ये महादेव के भक्तों का देश है। तो मुझे लगता है कि गांजे का आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा संभल के लगाइए, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं वो भी इस आरोप में और इस फहरिस्त में आ जाएंगे। नहीं तो फिर आप इस तरह से तो लोग मानेंगे कि कुछ हद तक बचाव बचाव की बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो नारकोटिक्स एक्ट है उसमें भी बहुत क्लियरली लिखा है कि ये जो क्राइम है इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन कि किस मात्रा में किस ड्रग का इस्तेमाल हुआ। अगर आपको किसी के घर में 1 ग्राम कुछ मिल गया और उसको आप लेके 3 महीने का बवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि
बेवकूफ़ी है खैर ये। एक तो बात हुई ड्रग के सेवन को लेकर जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लॉकडाउन पिछले 6 महीने से लगभग चला आ रहा है और फिल्में रिलीज नहीं हुई, जो फिल्में आई भी वो नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आई, और शायद उस तरह से जो एक पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री है जिसका पूरा एक कारोबार चलता था वो भी नहीं चल पा रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त ये जो पेंडेमिक आया है इससे कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है? एक्चुअली मैम ये जो मुद्दा है ये असली मुद्दा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ना ड्रग्स और पार्टियां और मर्डर्स केसेस एंड सो ऑन। आई थिंक कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसने बहुत बड़ी चोट खाई है पेंडेमिक में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो HODs जिसे कहते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, जो बड़े स्टार्स हैं और जो डायरेक्टर, जो DOP मतलब सिनेमाटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको छोड़ के ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री पर डे वेजेस पे काम करती है। मतलब सब लोगों को पर डे के हिसाब से प्रतिदिन वेतन मिलता है अपने लेबर के हिसाब से। और चूंकि लॉकडाउन हो गया और शूट नहीं हो पा रहे, तो कितने लाखों लोगों की आमदनी पे चोट पहुंची है वो हम एक्चुअली सोच भी नहीं सकते हैं। और अब आके इस महीने में कुछ शूट्स वापस शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पिछले 6-8 महीनों से जो चोट पहुंची है वो काफ़ी गहरी रही है। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि थिएटर बंद हो गए हैं तो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इफेक्ट हुआ है। और कई सारे प्रोड्यूसर्स जिसका पैसा लगा हुआ है वो तो अपने पैसे को उसको वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज EMI बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो कई प्रोड्यूसर्स ने OTTs को फिल्में देनी शुरू कर दी। तो एक्चुअली हम लोग अभी काफ़ी उथल पुथल के हालात में, हमें पता नहीं है कि आने वाले महीनों में इंडस्ट्री कैसे बैलेंस अपना वापस पकड़ेगी। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, पाएगी कि नहीं, क्योंकि आजकल अब लोग मतलब अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, थिएटर्स भी खुल गए हैं, लेकिन लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं। अगर लोग नहीं पहुंचेंगे और ज़्यादातर घर में ही बैठ के टीवी पर फिल्में देखना पसंद करेंगे तो फिर इंडस्ट्री का क्या होगा? मतलब इंडस्ट्री क्या सोच रही है इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री, मैं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूँगी कि क्या इंडस्ट्री के लोगों ने थिएटर के लिए फिल्में बनाने के बजाय अब ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्में बनाना शुरू कर दिया? क्या कुछ इस तरफ बढ़ रही है इंडस्ट्री? डेफिनेटली आई थिंक कि हमारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी अडेप्ट करती है, ये हमारी इंडस्ट्री की खासियत है। और उसमें एक मजबूरी भी है, और खैर क्रिएटिव लोग तो हैं ही हम, तो हम लोग जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली OTT के लिए जो फिल्में बन रही हैं उसमें एक बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो थिएटर का एक्सपीरियंस है मैम, वो सिर्फ एक विजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सोशल एक्सपीरियंस भी होता है। उसमें एक सामाजिक एंगल भी है कि तैयार होके बाहर जाना, पूरे परिवार के साथ बाहर जाना, किसी दिन लगा कि बोर हो गए हैं, या किसी दिन मन किया कि कुछ जश्न का माहौल है, या किसी दिन माँ को लगा कि थक गए हैं वही खाना बना के इतने दिनों से, या चाची को लगा कि बस बहुत हो गया आज, या किसी का बर्थडे हुआ, कोई सेलिब्रेट करने का मन हुआ, या किसी अब क्या बोल रहे हैं यंग लोगों को डेट पे जाने का मन किया, या जो भी है। तो वो एक सामाजिक एक्सपीरियंस है, फिल्म जाना, तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, घर से बाहर सब लोगों के साथ निकलना। तो मुझे लगता है कि पेंडेमिक जो है ये बेसिक इंसानी जो इंस्टिंक्ट है उसको तो नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो हाँ, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन मुझे मेरा निजी रूप से मेरी राय है कि थिएटर्स में लोग वापस आएंगे। हो सकता है अभी ना आए, हो सकता है कुछ महीने बाद आए, लेकिन थिएटर्स पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाएंगे। हो सकता है बड़ी स्केल की जो फिल्में हैं, जो बिग बजट फिल्में हैं, जिनमें आपको एक 70 mm का एक्सपीरियंस चाहिए, व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए लोग थिएटर्स में जाएं, चाहे वो हिस्टोरिकल्स हों, वॉर फिल्म्स हों, या बड़ी बजट की फिल्में हों। हो सकता है छोटी बजट की फिल्में जो हैं वो OTT पे जाएं। तो लेकिन मुझे लगता है ये संतुलन हम बना लेंगे। आप भी आजकल एक OTT फिल्म शूट कर रही हैं, तो इस पैंडेमिक के समय में ये शूट करने में कितनी मुश्किल आ रही है? क्या फिल्म है उसके बारे में बताएं। तो हम लोग इस वक्त एक छोटी सी मर्डर मिस्ट्री शूट कर रहे हैं जो भोपाल में ही स्थित है, और बहुत ज़्यादा हिंसक या वायलेंट नहीं है, जबकि मर्डर्स के बारे में, क्योंकि पूरी फिल्म आइडियाज़ को लेकर है और सोच को लेकर है। तो वो एक कि मतलब कि किलर की क्या मेंटालिटी है, उसको पकड़ने के लिए आपको किस तरीके से उसकी सोच को समझना पड़ेगा, उस तरीके का एक दिलचस्प सी कहानी है, छोटी सी, भोपाल में स्थित है। बहुत
खूबसूरत ढंग से हम शूट कर पा रहे हैं अलग अलग लोकेशंस भोपाल के। मुझे लगता है कि भोपाल भारत में सबसे बेहतरीन शूटिंग एक्सपीरियंस अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश और भोपाल में है, क्योंकि भोपाल के लोगों को इतनी फिल्में यहाँ शूट हो चुकी हैं। भोपाल के लोगों का एक बहुत ही एक अच्छा एटीट्यूड है, एक बहुत सकारात्मक एटीट्यूड है शूट्स को लेकर। वो समझते हैं कि शूटिंग हो रही है तो थोड़ा पीछे हट जाना है। अब मुझे तो एक्चुअली ये भी लगता है कि भोपाल की जो जनता है उसको फ्रेम के बारे में समझ में आता है कि फ्रेम से ज़रा हट के बाहर रहो, तो हमें एक्चुअली बहुत सहूलियत से शूट कर रहे हैं। करती हैं कि आगे भी आपकी फिल्में भोपाल में मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, और मुझे लगता है कि भोपाल और मध्य प्रदेश में जिस जो डाइवर्सिटी है लैंडस्केप की, वो बहुत ही और रोड्स इतने अच्छे हैं, सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। फिल्म्स के शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। किसी भी प्रदेश में अगर आप जाएं, अगर आपके रोड अच्छे नहीं हैं तो हमारी लाइटें पहुंच नहीं पाएंगी, सिंपल, क्योंकि लाइटें ट्रक से आती हैं। और अगर रोड्स अच्छे नहीं हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू शूट। तो आई थिंक दैट मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और लोकेशंस का भी, डाइवर्सिटी का भी, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडली पब्लिक। तो आप ये तो खैर सबको पता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश एक बहुत फेवरेट लोकेशन है शूट करने के लिए। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं जी। ये फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने बताया कि ये मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर फिल्में मर्डर मिस्ट्री टाइप की चीज़ों पे बन गई हैं। और ये जो दिमाग पढ़ने वाली या दिमाग के ज़रिए कोई चीज़ करने वाली एक फिल्म आई है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सोशल डायलेमा, जिसमें पूरी तरह से हमने देखा कि कैसे मतलब दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है बाहर बैठकर सोशल मीडिया के थ्रू। तो क्या इस तरह की चीज़ों को भी मतलब ये भी फिल्मों में कहीं प्रयोग हो रहा है कि लोगों के दिमाग पढ़ के वही चीज़ें बार बार बनाई जाए और दिखाई जाए जो कि चलती हैं? आई थिंक सो। आई थिंक कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने आप अगर कंटेंट देखें जो भारत में इस वक्त बन रहा है वो काफ़ी डार्क है एक्चुअली, ज़्यादातर करके इट्स काफ़ी डार्क टॉपिक्स हैं, मर्डर्स और ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करना और हमारी मानसिकता को टटोलना। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया, बिकॉज आई थिंक दैट हम जिस दौर में रह रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है, लेकिन क्या हम उसी टेक्नोलॉजी में फंसते चले जा रहे हैं? एंड आई थिंक कि इवन अगर हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि इवन अगर हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना, कहीं पे कुछ डिस्कम्फर्ट है, और वो डिस्कम्फर्ट ये जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें निकल के आ रहा है। क्यों ऐसा है कि इस दौर में जब हमारे पास हर तरह की सुविधा है, हर तरह की आज़ादी है, हर तरह का अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास प्रकरण है, सुविधाएं हैं, ऐसे वक्त में हम क्यों इतनी डिप्रेसिंग और डार्क चीजें बना रहे हैं? हमने देखा है कि फिल्में खास तौर से और भारत की फिल्में जो हैं वो हमेशा एक सामाजिक संदेश के साथ बनाई जाती रही हैं। मतलब हम जब बचपन से देखते आ रहे हैं कोई ना कोई संदेश होता था उसमें छुपा हुआ। क्या आप आज की फिल्मों में कोई सोशल मैसेज देख पा रही हैं? नहीं, कुछ फिल्मों में तो खैर होता है। मुझे लगता है सोशल मैसेज से ज़्यादा कई जो कंटेंट जो है उसमें एक समीक्षा है हमारे समाज की, हमारी दुनिया की, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपकी कला जो है वो आपकी दुनिया के साथ एंगेज कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक हल्का सा नकारात्मक दृष्टिकोण आ गया है हमारे कंटेंट में, और वो मुझे लगता है हमारी जो एक सामाजिक मानसिकता है उसको दर्शा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि फिल्में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि फिल्मों से लोग अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं, अपने उस तरीके के बाल बनाते हैं। मैं एक्चुअली मेरा मानना है कि वो उल्टा है, कि फिल्में जो है वो समाज से इन्फ्लुएंस होता है। हमारी जो फिल्में हैं वो समाज का आईना है। समाज में जो चल रहा है, जिस किस्म की मानसिकता है, जिस किस्म का वाद विवाद है, जिस किस्म का डिस्कोर्स है, आपको वही चीज़ फिल्मों में दिखाई पड़ेगी। मतलब दोनों तरफ से वो एक इट्स अ टू वे स्ट्रीट जिसे कहते हैं। तो आई थिंक कि जो नकारात्मकता और जो एक अंधेरा हमारे मन में बस रहा है, और कई कारण है इसमें। मतलब भारत में जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बुरी है, हमारे समाज में बहुत रोष है, बहुत नफरत फैल गई है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, और अब लॉकडाउन, पेंडेमिक, ये सब, तो हो सकता है हम थोड़े ऐसे डिप्रेस्ड एज अ सोसाइटी, हम थोड़े डिप्रेस्ड हैं। सो आई थिंक दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। अच्छा, आप सितारा जरूर हैं बॉलीवुड की, लेकिन आप जमीन से काफी छोटा सितारा बॉलीवुड से नहीं, फिर भी हम सब लोग आपको एक बॉलीवुड स्टार के तरह ही देखते हैं।
तो लेकिन आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, पर एक वक्त था जब लोग घरों से भाग के फिल्म इंडस्ट्री में जाया हाँ। करते थे। इतना ग्लैमर था कि हर युवा सोचता था कि मुझे तो हीरो ही बनना है, इसकी तरह बनना है। क्या वो ग्लैमर सस्टेन कर पा रही है इंडस्ट्री? आई थिंक वो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो एक अलग दौर था, क्योंकि उस वक्त जो सितारे थे फिल्मी वो बहुत दूर जान पड़ते थे। मतलब वो आप देवानंद पहुंच से साहब, दूर से। हाँ, आप देवानंद साहब को या नरगिस जी को या मधुबाला जी को अपने आम जिंदगी में कैसे देख सकते थे? आप उन्हें फिल्मों के मैगजीन्स में देखते थे, आप उन्हें बड़े पर्दे पे देखते थे। उस टाइम तो शायद टीवी पे भी उतनी फिल्में नहीं आती होंगी। अब चूंकि एक तो इतने माध्यम हैं मीडिया इंटरेक्शन के, दूसरा सोशल मीडिया के जरिए आप बेसिकली शाहरुख खान के भी इनबॉक्स में पहुंच सकते हैं, शाहरुख खान के ट्विटर डीएम तक पहुंच सकते हैं आप, या आप मतलब शाहरुख को छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री के फोन में के अंदर घुस सकते हैं अपना एक कमेंट लिखकर। सो आई एक्चुअली थिंक दैट सोशल मीडिया जो है उसने स्टारडम को बहुत बदला है, क्योंकि वो एक्चुअली सितारों को आपके करीब ले आया है। अब आप टैग कर करीब ले आया है या सितारों के ग्लैमर को कम कर दिया है? वो भी, और चूंकि करीब ले आया है ग्लैमर कम हो गया है, क्योंकि ग्लैमर का एक वो जो डिस्टेंस था उसमें एक मजा था ग्लैमर का, कि उससे प्रभावित होकर लोग घर जी छोड़ के भागा करते थे या घर से जी जाके फिल्म इंडस्ट्री में जी कुछ बनना चाहते और थे। अब चूंकि इतने और प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, उस पर एक अलग ही सेलिब्रिटी पैदा हो गया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो कंटेंट क्रिएटर जो छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियो बना के स्टार बन रहे हैं, या उनकी भी अपनी एक पहचान आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिकरण हुआ है स्टारडम का भी, एक्चुअली एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है स्टारडम का, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रैंकली मुझे लगता है कमाल की बात है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो स्टारडम क्यों से कुछ ही लोगों का के पकड़ में हो? क्यों ऐसा क्यों ना हो कि हम राह चलते किसी अपने यूट्यूब पे किसी आदमी का वीडियो देखें और हम उन्हें रोक के बोलें कि यार आपका काम बड़ा अच्छा लगता है हमें, ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज़ है। लोकतंत्र की बात की तो मैं लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र जो है वो बहुत सारी चीज़ों से सिंबलाइज होता है, लेकिन चुनाव से भी बहुत ज़्यादा सिंबलाइज होता है। और इन दिनों जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं। आप 10 दिनों से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को पता ही नहीं है कि स्वरा भास्कर इंडस्ट्री की एक स्टार प्लस पॉलिटिकल कमेंटेटर यहाँ पर शूट कर रही हैं। तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या उसको भी आप कहीं क्लोजली वॉच कर रही हैं कि क्या हो रहा है? मैं इस बार बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में मध्य प्रदेश में हूँ, तो मैंने काफ़ी सिर्फ अपने काम पे और शूटिंग पे फोकस किया है। मैंने बिल्कुल किसी किस्म की टिप्पणी नहीं करी है जो प्रक्रिया चल रही है इलेक्शंस की। बट आई थिंक कि इस इलेक्शन को तो मैं उतना नहीं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लार्जली स्पीकिंग जिस तरीके से कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, वो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के हित में बिल्कुल भी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए जो फिर तमाम किस्म के खेल खेले जाते हैं और तमाम किस्म के फिर जिसमें काफ़ी एक बेशर्मी से ख़रीद फरोख्त भी होता है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम चुनाव क्यों करते हैं, फिर सेल ही हो जाए, यही करना है। तो किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है ना कि बट मुझे लगता है कि चूंकि इतनी इस पे चर्चा हो रही है, तो हमारे जो न्याय तंत्र है उसको इस मुद्दे पे स्वमोटो कोग्निसेंस लेके जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो जाता है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, हर प्रदेश में हमने देखा, मतलब अलग अलग प्रदेशों में ये हुआ है। शायद तीसरा या चौथा उदाहरण है मध्य प्रदेश में इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एक तरफ पब्लिक का तो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअली डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं, पॉलिटिक्स या विधायिका या संसद, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, उनका जो अगर आप चलन देख लें तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत डरने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसपे एक बड़ा विवाद होना चाहिए और जिसपे आई रियली और ये बहुत बहस होनी चाहिए। और इस पे मुझे लगता है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनको एक रोल अदा करना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और हमारे संविधान और हमारे संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसकी रक्षा करना हमारी न्यायपालिका का काम है, हमारी न्यायतंत्र का काम है।
तो स्वरा भास्कर बॉलीवुड में एक चर्चित चेहरा तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक या सियासी मंचों पे भी खूब होती हैं, तो ज़्यादा वहाँ होती हैं, बॉलीवुड में कम होती हैं। तो आजकल आप एकदम शांत क्यों हैं? नहीं, आज मेरा बड़ा सिंपल रहता है, जब मैं शूट कर रही होती हूँ और तब मैं अपने सिर्फ काम कर रही होती हूँ, मेरे पास और किसी चीज़ के लिए बैंडविड्थ नहीं होता है। मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ख़राब हैं और मुझे लगता है कि मैं अपना दिमाग एक ही जगह लगा पाती हूँ। तो जब मैं शूट पे रहती हूँ, इन एनी केस हमारा स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, मैं ज़्यादा और चीज़ों में नहीं घुस पाती हूँ। लेकिन हम लोग मतलब मुझे लगता है मैंने हमेशा अपने आप को एक नागरिक की तरह ही देखा है, और मुझे लगता है एक नागरिक और एक कलाकार की तरह। और मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो होता है उसका एक बिल्कुल सीधा असर है मेरे काम पे, मेरी कला पे, और मेरे नागरिक होने के एक्सपीरियंस पे, मेरे ज़िंदगी पे। हाँ, जैसा कि हमने देखा, फॉर एग्जांपल पद्मावत का एग्जांपल हम ले लें, तो वो राजनीति थी, पूर्ण रूप से राजनीति थी, लेकिन उसका सबसे गहन असर पड़ा हम कलाकारों पर, कला पर, फिल्मों पर, कि हमें किस किस्म की हम फिल्में बना सकते हैं। फिल्म के शूट होने के बाद वीएफएक्स से हमें चेंज करना पड़ा, कि कुछ कॉस्ट्यूमिंग चेंज करनी पड़ी क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। या हमारे एक्टर कम्युनिटी को अगर आप ले लें, तो हमें जैसे दीपिका के बारे में जिस किस्म की धमकियाँ दी गई उनको, मतलब जान की आफत आप एक तरीके से कह लें। तो मैंने हमेशा ये समझा है कि राजनीति में मेरी दिलचस्पी एक अभिनेता और एक नागरिक के तौर पे है, क्योंकि राजनीति में जो होगा उससे मुझे असर पॉलिटिक्स पड़ेगा। हालांकि आमतौर पे ये माना जाता है कि नहीं, बॉलीवुड को राजनीति से अलग देखना चाहिए, सियासत से अलग देखना चाहिए, और उनकी इंडस्ट्री का कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ये जो कि एक्चुअली एक मिथ्या है। पोर्ट्रे किया, हाँ, वो पोर्ट्रे किया, वो शायद पिछले 5-10-20 सालों में है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगी सारे दर्शकों को कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके जन्म में जो एक प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील थिएटर ग्रुप्स जो थे, उनकी बहुत अहम भूमिका थी। जो इप्टा है, जो कि मध्य प्रदेश में भी कई इप्टा की यूनिट्स हैं जो बहुत सक्रिय हैं, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करी थी 40s में। और अगर आप हमारे जो मुद्दे अर्ली फिल्म्स ने उठाए हैं 40s, 50s, 60s, 70s तक की फिल्मों ने, वो बहुत ऑब्वियसली पॉलिटिकल मुद्दों पे फिल्में बनी हैं। और एक बहुत दिलचस्प वाकया है मजरूह सुल्तानपुरी साहब का, जो एक वामपंथी थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और उन्होंने बम्बई में किसी मीटिंग में एक नज़्म पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ एक बयान दिया था, जो काफ़ी उग्र रूप से उन्होंने लिखा था, जिस किस्म की लाइनें उन्होंने अपनी नज़्म में लिखी थी। और बम्बई के उस वक्त जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने मजरूह साहब को केस कर दिया था और उनको जेल में डाला था, और उनको कहा था कि आप माफ़ी मांगिए वरना आप जेल में रहेंगे। और मजरूह साहब ने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मैं विश्वास नहीं करता मेरी नज़्म है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें मैं बोलता ही क्यों। वो 1.5 साल तक जेल में थे, और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने जाके एक रूलिंग दी थी कि आप सेडिशन के केस में उनको डाला गया था, क्योंकि सेडिशन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में आज के टाइम में। और फाइनली 1.5 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया था, पर मजरूह साहब ने माफ़ी नहीं मांगी थी। ये भी एक बॉलीवुड की लेगेसी है। तो मुझे लगता है कि ये हम भूल जाते हैं, हम हमेशा यही याद रखते हैं कि वो सेल्फी खिंचा रहे हैं लोग, और ये हमें याद नहीं है, बट आई थिंक लेकिन बॉलीवुड उस लेगेसी से काफी दूर जी, दैट्स ट्रू, निकल चुका है। और मुझे लगता है कि समाज में जो घटनाएं हो रही है उस पे तो उसका फोकस है, लेकिन समाज को दिशा क्या देनी है, इस पे फोकस जरा कम हो गया है। आई थिंक मैम इसमें दिक्कत ये भी है कि हमारी जो फिल्में हैं वो बहुत गहरे रूप से हमें सरकारों से परमिशन और क्लियरेंसेस लेने पे डिपेंड करती हैं। हमारी शूटिंग्स बिना परमिशन के नहीं हो सकती, सरकारी परमिशन के 50 अलग अलग टाइप के परमिशंस हैं। हमारे फिल्में रिलीज़ नहीं हो सकती बिना परमिशन और क्लियरेंसेस के, और अलग अलग मतलब हर स्टेज पे हमें तमाम सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे परमिशन चाहिए होती है। होता ये है कि क्योंकि अगर कोई फिल्म सरकार की समीक्षा करे या किसी किस्म की निंदा करे, और चूंकि अब फिल्मों में राजनीतिकरण इतना हो गया, भारत में हर चीज़ में इतनी ध्रुवीकरण हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है,
प्रोड्यूसर्स जो हैं जिनका पैसा लगा हुआ है उन्हें लगता है कि यार क्यों पचड़े में पड़े, क्योंकि हम कुछ करेंगे और आगे से कोई एक बदले की भावना लिया हुआ कोई एक शख्स सरकार में, वो नेता भी ना हो, वो कोई ऑफिशियल हो सकता है और काफ़ी लो लेवल का ऑफिशियल हो सकता है, उसके मन में बदले की भावना आए या उसे लगे कि अरे यार ये ज़्यादा उछल रहे हैं, इनको हम सबक सिखाते हैं, वो आपकी परमिशन रोक लें, आपके करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपना रिस्क कम करेगा। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड का ये जो चुप्पी बॉलीवुड ने साधी हुई है, खास करके पिछले 5-10 सालों में राजनीतिक मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को लेकर, वो इस वजह से है। अगर हम अगर सरकारी परमिशन पे इतने डिपेंडेंट नहीं होते, आज की डेट में तो उसे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की गई, एक के बाद एक एक्टर एक्ट्रेसेस को टारगेट किया गया, क्या आपको नहीं लगता है कि इस चुप्पी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो मुखर होते तो पब्लिक तो उनके साथ हमेशा ही रही। मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी हमारे लिए, बॉलीवुड के लिए, ये इधर खाई उधर पहाड़ वाली, या जो भी वो मुद्दा, इधर खाई उधर कुआं, हाँ इधर खाई उधर कुआं वाली हालत है कि अगर बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, बोलेंगे तो फिर कोई भी रैंडम सा ग्रुप आके आपकी फिल्म का बैन करेगा, कोई स्टेट प्रदेश की सरकार बैन कर देगी। मतलब एक प्रदेश की सरकार अगर आपकी फिल्म को बैन कर दे, आपकी फिल्म पे हिट और फ्लॉप का फर्क पड़ जाता है। इस लेवल का मैं कह रही हूँ कि रिस्क होता है। तो ये हो जाए, और अगर आप चुप रहें तो फिर अर्नब गोस्वामी या जो भी बाकी गोदी मीडिया है वो आपको गालियां दे दे के बदनाम कर दे इस तरीके से कि लोगों को लगने लगे सही में सच कि सही में सब गंजेड़ी और चरसी हैं। दोनों तरफ से मुझे सही में लगता है कि आज की डेट में बॉलीवुड जो है वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है, और मुझे लगता है कि एक हम सब के अंदर ना एक बहुत गहरा दुख भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली एक्टर्स अपने दर्शक को लेकर ना बहुत एक दर्शकों की बहुत ख़ास जगह है हमारे दिलों में। कई ऐसे एक्टर्स हैं जो मुझे ये मालूम है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे सीन नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके दर्शकों की जो भावनाएं हैं, जो मान्यताएं, उनको ठेस पहुँचेगी। एक्चुअली में ये हम सब ने किया है कि नहीं यार ये सीन में ऐसे मत बोलो, लोगों को बुरा लगेगा। हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं हमारे दर्शकों की भावनाओं के बारे में, और जो कई एक्टर्स खास करके जिनके बड़े बड़े फैन बेस हैं वो अपने फैंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। और जिस तरीके से हमने ये पाया कि मुझे लगता है कि ना एक रियलाइजेशन हुआ है हम लोगों को भी कि यार हम बेसिकली महज एंटरटेनमेंट थे। तो एंटरटेनमेंट जब तक आपको हमारे साथ रहकर मिल रहा था वो भी ठीक था, जब हमसे हमारे खिलाफ जाकर एंटरटेनमेंट मिला वो ही एंटरटेनमेंट ही था। तो मुझे लगता है कहीं पे ना थोड़ा दिल टूटा है हमारा, हम सबका बॉलीवुड के अंदर। तो थोड़ा सा ये एक नागरिक होने का एहसास लेकिन आप बहुत आशावादी हैं। हम हमारी शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी आशा, आपकी सकारात्मकता जो है वो बॉलीवुड को आगे लेके जाए, आपको आगे लेके जाए। आज के दौर में बस एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आज जिस दौर में हमारी इकोनॉमी है, जिस दौर में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जिस दौर में हमारा समाज जी रहा है, उसमें आप बॉलीवुड के लिए क्या फ्यूचर देखती हैं? जैसा कि आपने कहा, चूँकि मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि बॉलीवुड मेरी कामना ये है बॉलीवुड के लिए कि हम अपनी जगह जो इतने सालों से एक भारत के अंदर और पूरे पब्लिक कल्चर में इतनी अहम जगह रही है बॉलीवुड की, हम उसे मेंटेन करेंगे और उसे बेहतर करेंगे। एंड आई होप कि बॉलीवुड ज़रूरी नहीं कि धरनों पे उतर जाए या मीडिया में इंटरव्यूज़ दे, लेकिन अपने काम के थ्रू अपनी बात रखे, और हम रख रहे हैं। आप जिस किस्म की फिल्में अगर आप देखें पिछले साल में या 2-3-4 सालों में जो बनी है, जो कंटेंट हमने OTTs पे भी देखा है, चाहे वो पाताल लोक हो जाए, चाहे वो लैला हो जाए, चाहे वो सीक्रेट गेम्स हो जाए, स्कैम करके एक बहुत अच्छा शो आया है, या अनुराग कश्यप की जो फिल्में हैं, अनुभव सिन्हा की फिल्में हैं, हंसल की फिल्में हैं, जोया ने गली बॉय बनाई, बहुत खूबसूरत फिल्म। मुझे लग रहा है बॉलीवुड अपने काम के थ्रू अपनी बात रख रहा है, और मेरी आशा है कि हम इस तरीके की फिल्में और इस तरीके का कंटेंट बनाते रहें जो हमारी दुनिया के साथ एंगेज करे, जो भारत में जो असली मुद्दे हैं उनके साथ एंगेज करते रहे। बार बार आप मुद्दों की, राजनीति की बात करती हैं, तो मुझे बार बार ये लगता है कि स्वरा भास्कर
बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं? अब 10 साल बाद आपका भविष्य किधर देखती हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल दूरदर्शी नहीं हूँ, मैं 5 ईयर प्लान्स में विश्वास रखती हूँ। प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं वैसे। और मुझे लगता है कि इन 5 इयर्स में मेरे पास बहुत सारी EMIs हैं पे करने के लिए, जो मैं सिर्फ बॉलीवुड में काम करके पे कर पाऊंगी। तो अभी मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि मैं 5 साल तक तो नहीं, आपने नहीं देखे वाले। मैंने अपने आप को हमेशा एक कलाकार और एक अभिनेता माना है, एक नागरिक माना है। तो फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी Thank तरफ you. से आपको, कम से कम सारी EMI पे हो जाए। इसके बाद फिर हम आपका फ्यूचर अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।